सो गाइस, आज हम हर्षद मेहता की बात करने वाले हैं और कुछ अननोन फैक्ट्स की मदद से हम ये भी बताएंगे कि हर्षद मेहता सही था या गलत। बचपन से ही हर्षद क्रिकेट का फैन था। क्रिकेट देखने के साथ साथ क्रिकेट खेलना भी उसे बहुत पसंद था और हर एक क्लास में अक्षत बचपन में बेहतरीन परफॉर्मेंस करता चला गया। इनफैक्ट जब हर्षद मेहता को लाला लाजपत राय कॉलेज में एडमिशन लेनी थी तब एकेडमिक्स के अलावा उस कॉलेज ने हर्षद मेहता की क्रिकेट खेलने की स्किल की वजह से उसे एडमिशन दिया। हर्षद एक लेफ्ट आर्म स्पिनर था और राइट हैंड बैट्समैन था। हर्षद हमेशा जीतना ही चाहता था। हार के बारे में सोचना उसके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं था। जब हर्षद ने कॉलेज में एडमिशन लिया तो वो कॉलेज की तरफ से क्रिकेट खेलना और अपनी विनिंग मेंटालिटी को हमेशा बरकरार रखा। हर्षद की जो फैमिली कंडीशन थी वो बहुत ही नाजुक थी। शुरुआत से ही हर्षद को पढ़ाई के साथ साथ बाकी और कामों में भी ध्यान देना पड़ता था और मेनली हर्षद को उस टाइम पे जो भी काम मिलते थे वो सेल्स से रिलेट होते थे और वहाँ पर दूसरा कोई भी ऑप्शन हर्षद के सामने था ही नहीं। जो भी काम मिले वो उसे करना पड़ता था। तो इस वजह से हर्षद ने अपने एजुकेशन के साथ साथ बहुत ही अलग अलग तरीके के जॉब्स किए और आफ्टर एजुकेशन भी उसे बहुत सारे जॉब्स करने पड़े। हर्षद ने सीमेंट बेचा, कपड़े बेचे, साथ ही डायमंड से रिलेटेड भी कई सारे काम किए और इनमें से ज़्यादातर काम जो थे वो सेल्स से रिलेटेड थे। उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो था वो था इंश्योरेंस को सेल करना और यहीं से हर्षद के पास वो कम्युनिकेशन स्किल आ गई जिसकी वजह से वो किसी को भी कन्विंस कर सकता था। उसके बाद उसने स्टॉक मार्केट और मनी मार्केट में जाने के बारे में सोचा। तब यही सेल्स स्किल और विनिंग मेंटालिटी हर्षद के काम आई। हर्षद ने इसी सेल्स स्किल का यूज़ कर ब्रोकर के पास जॉब ले ली, बीएससी से ब्रोकिंग का लाइसेंस लिया और मनी मार्केट में भी कई सारे बैंक्स के साथ डील की। जब हर्षद इंश्योरेंस की डील कर रहा था तब उसने देखा कि कई सारे लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहाँ से बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। साथ ही हर्षद के कई सारे दोस्त भी स्टॉक मार्केट में थे और उसी वजह से हर्षद को लगा कि यहाँ पर मेरा भी बहुत सारा पैसा बन सकता है और फिर हर्षद तुरंत ही अपनी जॉब छोड़कर स्टॉक ब्रोकर के पास गया, वहाँ पर जॉब हासिल की। उसके बाद हर्षद धीरे धीरे एक के बाद एक स्टेप्स चढ़ता चला गया। हर्षद जल्द ही स्टॉक ब्रोकर बन गया था। एक्चुअली हर्षद उस ज़माने में एक आउटसाइडर था। कई सारे जो ब्रोकर्स थे वो अपना फैमिली बिजनेस चला रहे थे और दूसरी साइड कुछ लोग कई सालों से इस बिजनेस में थे। हर्षद इस फील्ड में नया था, फिर भी उसने काफ़ी कम समय में बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई थी। एक्चुअली फाइनेंशियल कंडीशन हर्षद की इतनी ज़्यादा ख़राब थी, स्टॉक ब्रोकिंग के वक्त लाइसेंस लेने के लिए उसे जो पैसे चाहिए थे वो पैसे जमा करने के लिए उसे घर की गोदरेज की मशीन भी बेचनी पड़ी थी। ऐसे ही कई छोटी मोटी चीज़ें बेचकर और दोस्तों के पास उधार पैसे लेकर हर्षद ने ब्रोकिंग का लाइसेंस लिया। एक्चुअली स्टॉक ब्रोकिंग का लाइसेंस लेना कोई आसान काम नहीं था। इनफैक्ट आज भी ये काम आसान नहीं है। स्टॉक ब्रोकिंग के बिजनेस में एंटर करने के बाद हर्षद ने देखा कि हर कोई स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करके पैसा कमा रहा है। स्टॉक मार्केट में उस टाइम पे दो कार्टर थे, एक बुल कार्टर और बेयर कार्टर, और दोनों ही स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करके पैसा कमा रहे थे। बुल कार्टर स्टॉक की प्राइस को बढ़ाकर पैसा कमा रहा था, वहीं बेयर कार्टर स्टॉक की प्राइस को गिराकर पैसा कमा रहा था और इसमें हर्षद को भी एक अपॉर्चुनिटी दिखी पैसा कमाने की और फिर उसने भी स्टॉक प्राइस को मैनिपुलेट करना स्टार्ट किया। हर्षद ने पहले कुछ गिने चुने स्टॉक्स को चुन लिया और फिर उसको मैनिपुलेट करने लगा। अब ये करने के लिए तो पैसा चाहिए। इसके लिए हर्षद ने अपनी कम्युनिकेशन स्किल का यूज़ करके और सेल्स की स्किल का यूज़ करके अपने जो क्लाइंट हैं उन्हें मना लिया और एक बिलीव दिलाया कि मैं आपको बहुत ज़्यादा पैसा कमा कर दूंगा और वो भी आने वाले कुछ ही महीने या कुछ ही साल के अंदर। आप मुझ पर भरोसा रखिए और मैं आपको जिन स्टॉक्स पे बोलता हूँ उस पे आप पैसा लगा दीजिए। हर्षद सबको कॉल करके बताता था कि आप इस वाले स्टॉक में पैसा डालिए और सब लोग भी उसके बाद अच्छे से सुनते थे और मानते भी थे क्योंकि हर्षद जैसा बोलता था हमेशा वैसा ही होता था। हालांकि लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि हर्षद स्टॉक के प्राइस को मैनिपुलेट कर रहा है। उन्हें सिर्फ यही दिख रहा था कि हर्षद जो बोल रहा है
वो हो रहा है। और फिर सभी लोग ब्लाइंडली हर्षद पर ट्रस्ट करके उसे पैसा दे रहे थे। हर्षद लगातार इसी तरह से मार्केट में से पैसा उठाता गया और अपना प्रॉफिट बढ़ाता गया। अब जब तक हर्षद के काम का स्केल कम था तब तक तो बहुत ठीक चल रहा था। अब जैसे जैसे स्केल बढ़ता चला गया वैसे वैसे हर्षद को पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी। हर्षद का स्केल इसलिए बढ़ता चला गया क्योंकि उसकी जो मेंटालिटी थी वो एक विनिंग मेंटालिटी थी। वो हमेशा जीतना ही चाहता था। और फिर हर्षद को BR यानी कि बैंक रिसिप्ट का ऑप्शन मिला। इसके आधार पर हर्षद को बैंक के द्वारा फंड मिलने लगे और बैंक से फंड मिलने के बाद हर्षद का काम और आसान होने लगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम हुई। जैसे हर्षद तेजी से आगे बढ़ रहा था वैसे ही बाकी जो ब्रोकर्स थे उनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी और फिर वो सभी लोग हर्षद के खिलाफ काम करने लगे, चाहे हर्षद की डील्स ब्रेक करना हो या हर्षद को एक्सपोज करना हो। मार्केट में कई सारी चीज़ इनरेगुलर थी और साथ ही साथ इलीगल भी थी, फिर भी नॉर्मल तरीके से उनका काम चल रहा था। और ऐसे में बहुत सारे लोग ये चाह रहे थे कि हर्षद की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अगर हर्षद इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा तो हमारा स्टॉक ब्रोकिंग और मनी मार्केट का बिजनेस खतरे में आ सकता है। साथ ही साथ बियर कार्टेल के लोग भी डरे हुए थे कि अगर इसी तरह से सारी चीज़ चलती गई तो हमारा पैसा कभी नहीं बनेगा और जो पैसा हमारे पास है वो भी हम खो बैठेंगे। स्कैम 1992 की सीरीज़ के बाद कुछ लोग बोलने लगे कि हर्षद मेहता के लिए हमें इमोशनल किया गया है और वहीं कुछ लोग बोल रहे थे कि हर्षद मेहता सही है और हमेशा रहेगा। अब क्योंकि हर्षद मेहता पूरा मार्केट एक्वायर कर रहा था तो इस वजह से बाकी लोगों को दिक्कतें होने लग गई थी। एक्चुअली हर्षद मेहता जिस तरह की इनलीगल चीज़ें कर रहा था उसी तरह की इनलीगल चीज़ें उस टाइम पे कई सारे इन्वेस्टर्स कर रहे थे, बियर कार्टेल के लोग कर रहे थे और साथ ही साथ कई सारे स्टॉक ब्रोकर्स और फंड मैनेजर्स भी कर रहे थे। स्कैम 1992 की बुक अगर आप पढ़ोगे तो ये सभी नाम आपके सामने आ जाएंगे जो उस टाइम के इस वाले स्कैम में शामिल थे और आज बड़े बड़े स्टॉक ब्रोकर्स हैं या फिर बड़े बड़े फंड्स को वो मैनेज कर रहे हैं। चाहे यह हर्षद मेहता हो या फिर मार्केट के और सारे लोग हो, सभी लोग इलीगल काम कर रहे थे। स्टॉक मार्केट को सभी लोग मैनिपुलेट कर रहे थे। अगर मनी मार्केट की बात करें तो सारी बैंक्स उसी फंक्शनलिटी को फॉलो करके एक दूसरे को पैसे उधार दे रहे थे, जिसमें वो चेक सीधा ब्रोकर के नाम पर दे रही थी जो RBI के अनुसार लीगल नहीं था। इनलीगल चीज़ें तो सभी लोग कर ही रहे थे, लेकिन यहाँ पर हर्षद मेहता फंस गया। बाकी लोगों के खिलाफ अभी तक कोई भी बड़ी एक्शन सामने नहीं आई, बट हर्षद मेहता के अगेंस्ट 76 क्रिमिनल केसेस और 600 सिविल सूट्स फाइल हुए थे, जो कि उस टाइम पे किसी एक पर्सन के लिए हाईएस्ट फिगर थे। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे भी 2-3 मेन रीजंस है। इसके पीछे पहला रीज़न ये था कि हर्षद मेहता का जो स्केल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और उसकी वजह से बाकी लोग प्रॉब्लम में आ रहे थे और उन सब ने मिलकर ये स्कैम को एक्सपोज करने के बारे में सोचा। इसकी वजह से सिर्फ हर्षद मेहता ही एक्सपोज हुआ और जो बाकी के लोग थे उनका कोई भी स्कैम कुछ भी सामने नहीं आया। अगर ये स्कैम हर्षद बाकी लोगों की तरह छोटे स्केल पे करता तो ये सारी चीज़ें कभी सामने ही ना और हर्षद मेहता के बारे में भी शायद हमें कभी पता ना चलता। उसकी दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि वो चाहता था कि ये जो बुल रन है वो हमेशा कायम रहे, लेकिन ये चीज़ इकोनॉमिक्स के एकदम खिलाफ है। बुल और बेयर ये दोनों स्टॉक मार्केट के दो बाजुएं हैं। इनमें से किसी भी एक को आप रिमूव नहीं कर सकते या फिर किसी भी एक को आप परमानेंट नहीं रख सकते। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि स्टॉक मार्केट रैशनल नहीं है। जैसे कि मई-जून 2021 में हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुका है, ऑल टाइम हाई पर है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सारे बिजनेसेस अच्छे से चल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो स्ट्रगल भी कर रहे हैं। 10 स्टॉक मार्केट आज बहुत ऊपर है। 2020 में इकोनॉमी कुछ ख़राब हालत में नहीं थे, लेकिन जिस तरह से स्टॉक मार्केट नीचे गिरा वो हमें यही बताता है कि मार्केट रैशनल नहीं है और मार्केट रैशनल ना होने की वजह से ही आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है। लास्ट टू लास्ट मार्च में आपको इन्वेस्टमेंट की अच्छी अपॉर्चुनिटी इसीलिए मिली कि मार्केट इज़ नॉट रैशनल।
और हमेशा बुल रन कंटिन्यू नहीं रह सकता। हालांकि हर्षद मेहता ने इसके लिए कई सारी थियरीज बनाई है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट थियरी एंड मैनी मोर, बट ये सारी चीज़ें वैलिड नहीं है। और अब जब बाकी अपोनेंट हर्षद के खिलाफ थे, हर्षद को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे थे, वहीं पर हर्षद एक ही जिद पे बैठा था कि मुझे बुल रन कंटिन्यू करना है, और अगर बुल रन कंटिन्यू रखना है तो बहुत सारा पैसा हमें स्टॉक मार्केट में डालना पड़ेगा ताकि कंपनीज की शेयर प्राइस लगातार बढ़ती चली जाए। और जबकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल था ही नहीं, फिर भी हर्षद ने अपनी सेल्स स्किल की मदद से कई सारे बैंक के मैनेजर्स को और बैंक कन्वेंशनल्स को और बैंक के ऑफिसर्स को कन्विंस किया पैसों को मार्केट में लगाने के लिए। उसने पैसा लिया भी, लेकिन जैसे जैसे ये स्केल हद से ज़्यादा बढ़ रहा था, हर्षद के अपोनेंट को उसको एक्सपोज करना उतना ही आसान बन गया था। और इन्हीं कुछ चीज़ों की वजह से ये स्कैम एक्सपोज हुआ। स्कैम एक्सपोज होने के बाद बाकी लोगों के नाम नहीं आए, हर्षद मेहता का नाम सबसे ऊपर था और हर्षद मेहता के ऊपर फिर कार्यवाही भी हुई। ताकि शुरुआत में हर्षद मेहता को कुछ ही सालों की जेल हुई थी, उसके बाद हर्षद मेहता फिर से बाहर आ गया था, लेकिन जब दोबारा उसको जेल हुई, उसने हर्षद मेहता की जेल में ही डेथ हो गई थी। अब तक जो हमने बातें की वो फैक्ट के बेसिस पर थी, लेकिन यहाँ पर कुछ रूमर्स आए। रूमर्स ये थे कि शायद हर्षद मेहता को जेल में ही मार दिया गया है। उस जमाने में कई सारे लोगों को जेल में ही मार दिया जाता था अगर वो किसी भी पॉलिटिशियंस के खिलाफ बोलते थे, और हर्षद मेहता ने भी यही गलती की थी। उसने पॉलिटिशियंस का नाम लिया था। हर्षद मेहता को शायद जेल में ही मार दिया था क्योंकि उसने पॉलिटिशियंस का नाम लिया था, लेकिन इसके बारे में कोई भी प्रूफ अभी तक सामने नहीं आया है। अब जब ये स्कैम और इनलीगल चीज़ें सामने आई, तब पता चला कि कई सारी गवर्नमेंट बैंक्स और कंपनीज़ को इसमें बहुत सारा नुकसान हुआ है। अब गवर्नमेंट बैंक का नुकसान यानी कि आम जनता का नुकसान, और इसमें ये भी पाया गया कि कई सारे स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिसर्स भी इसमें इन्वॉल्व थे। उसके बाद गवर्नमेंट ने सोचा कि हम और एक स्टॉक एक्सचेंज बना लेते हैं, और उसके बाद NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज शुरू हुआ, जो कि फ़िलहाल इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। साथ ही एक और चीज़ कि इस स्कैम के दौरान एक दो इंसान ने सुसाइड भी अटेम्प्ट किया, बट एक्चुअल में सिर्फ एक दो लोगों ने नहीं, कई सारे लोगों ने यहाँ पर सुसाइड अटेम्प्ट किया था। एक्चुअली लोग ब्लाइंडली हर्षद मेहता पर ट्रस्ट कर रहे थे क्योंकि हर्षद मेहता जिस स्टॉक का नाम ले रहा था वो स्टॉक 100% ऊपर ही जा रहा था, क्योंकि हर्षद उसे बहुत अच्छे से मैनिपुलेट करके प्राइस को रेज करता था। और ऐसे में लोग यही सोचते थे कि बुल मार्केट जो है वो परमानेंट होता है और स्टॉक मार्केट जो है वो अब सिर्फ ऊपर ही जाता रहेगा, और ऐसे ही हम सब स्टॉक मार्केट में पैसा कमाते रहेंगे। बट ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। जब हर्षद मेहता को एक्सपोज्ड किया जाता है, उसके बाद स्टॉक की प्राइसेस गिरने लगी, और स्टॉक प्राइस गिरने के बाद उन लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ, और उन लोगों में से काफ़ी सारे लोगों ने सुसाइड भी अटेम्प्ट किया। इस तरीके का ये स्कैम 1992 था। इसमें बहुत सारे मोर देन हंड्रेड्स ऑफ माइंड्स इसके पीछे लगे हुए थे। हर्षद मेहता के प्रति लोगों की सिंपैथी शायद इसीलिए है क्योंकि बाकी जो भी प्लेयर्स थे उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ, सिर्फ हर्षद मेहता के ऊपर ही सारे आरोप लगाए गए। बट यहाँ पर एक और चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि वो चाहे हर्षद मेहता हो या कोई और, जो भी चीज़ें चल रही थी वो सब इलीगल थी, और उससे पब्लिक को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। So I hope you guys like this case study. Stay tuned for the next one. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और आगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव केस स्टडीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। हाथ बढ़ाओ, व्यापार बढ़ाओ। डाउनलोड फायदे नाउ।